माफिया किंग की क्वीन 107 देवेश की बेशर्मी। अब रूही पूरे घर पर अकेली थी, बेड से उठ भी नहीं सकती थी। अभय ने उसके लिए एक मैथ को वही रूम में बैठा कर रखा था, रूही को कोई काम हो तो वो उसे बोल सके। सख्त हिदायत दी कि रूही बेड से न उतरे। शाम को 4 बजे अभय वापस आया। उसने प्रीत को देखा जो बेड बैठकर बस एकटक दीवार को देख रही थी। उसने अपना फोन निकला और राका को मस्जी किया। फिर रूही के पास आया। अंडस्को 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 रेडी हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं। अंडस्को 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 अभय ने उसे कहा। रूही ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, वही बैठी रही। अभय ने गहरी सांस ली और कबर्ड से रूही के लिए एक प्यारा सा गाउन निकला और रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम छोड़ा। अभय के उठाते ही रूही हड़बड़ा गई। उसने अभय को देखा। अभय ने उसे गाउन पकड़ते हुए कहा, अंडस्को 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 जल्दी रेडी हो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। और वॉशरूम का गेट लगा दिया। 15 मिनट्स बाद रूही वॉशरूम से बाहर आई। मिरर के सामने खड़ी हुई, वहां उसका सारा सामान था। वो रेडी हुई, हल्का मेकअप किया, वहां से नीचे आ गई। अभय सोफे बैठा अपना फोन चला रहा था। सैंडल की आवाज ने उसे सीढ़ियों पर देखने का इशारा किया। रूही जिसने प्लेन व्हाइट गाउन पहना था, सिंपल मेकअप, रेड लाइट लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही थी। आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। बस कमी थी तो एक स्माइल की जो पहले हमेशा रहती थी पर आज कहीं गायब है। अभय की नजरें तो जैसे रोकी गई थी। रूही नीचे आई, अपनी मुड़ी नीचे कर खड़ी हो गई। अभय ने उसे नीचे से ऊपर स्कैन किया, फिर रूही का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। रूही उसके साथ चली गई। अभय ने रूही को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे गार्ड्स दूर से ही नजर रखे हुए थे। गाड़ी में न तो अभय ने कुछ कहा न ही रूही ने। अभय ड्राइविंग पर ही ध्यान दे रहा था। बीच में रूही को देख लेता, पर रूही तो बाहर देखने में मगन थी। समुंदर के किनारे आकर अभय की कार रुकी। रात के 7 बज रहे थे। इस टाइम कोई नहीं था। ये जंगल के थोड़ा अंदर साइड था, इसलिए ज्यादातर कोई नहीं आता था। वहां अभय गाड़ी से उतरा, फिर रूही के साइड का गेट खोला, रूही के हाथों को बड़े प्यार से पकड़ा और बाहर निकला। रूही बाहर निकली, चारों साइड देखा। समुद्र के किनारे छोटे छोटे जुगनू चमक रहे थे। चांद को रोशनी सारे जहां पर फैल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अभय ने देखा, रूही को अच्छा लगा तो उसे थोड़ा सुकून मिला। रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और समुद्र के पास जाने लगी, पर अभय ने उसे रोक लिया और कहा, अंडस्को 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 बाद में चलते ही वहां पहले डिनर कर ले। रूही उसे देखने लगी। अभय ने उसे एक साइड इशारा किया। वहां पर टेबल और चेयर लगे हुए थे। अभय रूही को लेकर वहां आया। उसने एक चेयर को खींचा और रूही को इशारा किया बैठने का। रूही अभय को देखा, फिर बैठ गई। अभय सामने लगी चेयर पर बैठ गया। उसने रूही की और अपनी प्लेट में खाना परोसा। सारा खाना रूही की पसंद का था। रूही ने अभय को देखा। अभय ने उसे खाने का इशारा किया। रूही ने खाना स्टार्ट किया। उसने थोड़ा बहुत खाया। अभय को देखा जो उसे देख रहा था। अभय उठा और रूही के आगे हाथ बढ़ाया। रूही ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। अभय ने एक चुटकी बजाई, म्यूजिक ऑन हो गया। गाना बजते ही अभय रूही को लेकर डांस करने लगा। दोनों को देखकर कोई भी बोल दे, परफेक्ट कपल। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जद सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जद सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं, मैं तेरी खुशबू से टकराऊं। अभय ने रूही को डांस करते हुए उसकी पीठ से लगते हुए उसकी गर्दन पर सांस छोड़ा। रूही की आंखें अपने आप बंद हो गई। मैं हर रात जो आता है मुझे, वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना। पर फिर रूही ने आंखें खोली और गुस्से से अभय को खुद से दूर किया। अभय 2 कदम पीछे हो गया। वो तैयार ही नहीं था इसके लिए। उसने रूही को देखा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? कभी दर्द देते हो, कभी खुद ही घाव को भरते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या किया है मैंने जिसकी सजा तुम दे रहे हो? मरना है मुझे, मर लो। अंडस्को 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 रूही वही रोते हुए घुटनों के बाल बैठ गई। प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत देर तक रूही रो रही थी। अभय ने उसे रोने दिया, शायद रोने से उसके दिमाग पर असर हो। अभय ने रूही के पास आकर उसकी गर्दन से एक नस दबा दी, जिससे वो वही बेहोश हो गई। अभय ने उठाया और गार्ड को इशारा किया। गार्ड्स ने जल्दी गाड़ी का डोर खोला। अभय रूही को लेकर बैठ गया। रूही अभय की गोद में बेहोश थी। अभय ने रूही के गाल पर आंसू को पोंछा और कहा, अंडस्को 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 इतने दर्द में तुम हर गई। अभी तो दर्द शुरू हुआ है, बहुत दर्द झेलना है अभी तुम्हें। गाड़ी विला के बाहर रुकी। अभय रूही को लेकर उतरा और रूम में चला गया। उसने रूही को बेड पर लेटाया, उसकी सैंडल उतारी, कंबल से कवर किया और स्टडी रूम में चला गया। राका उसका वहां वेट कर रहा था। क्या पता चला? अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अभय ने वही रखे सोफे में किसी राजा को तरह बैठ गया। सर, हमारे आदमियों ने बताया है मैडम वहां अकेले नहीं गई थी, उनकी एक कॉलेज ट्रिप थी। अंडस्को 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 राका ने कहा। और अंडस्को 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 अभय ने कहा। सर, इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैडम सर से सिर्फ ट्रिप में ही मिली थी और उसके पहले कभी मैडम को नहीं देखा गया सर के साथ। मैडम अंडस्को 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 राका के कहा। अब सर, न तो मैडम को सर के साथ देखा गया, न ही सर को मैडम के साथ। फिर मैडम और सर ट्रिप पर ही मिले थे। अंडस्को 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 राका ने फिर कहा। वो दोनों जब भी मिले हो, आज ऋत्विक की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अंडस्को 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 अभय की आंखों में गुस्सा आ गया। बॉस, मुझे लगता है मैडम बेकासुर है। अंडस्को 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 राका ने डरते हुए कहा। तुम्हारे लगने न लगने से फर्क नहीं पड़ता, सारे सबूत उसके खिलाफ है, सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम ही लाए हो। अंडस्को 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 अभय ने राका को देख कर कहा।
सर मैं फिर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ राका ने कहा। आज तुम उस लड़की के लिए अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हो अभय ने कहा। बॉस कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है। मैडम की इन्फॉर्मेशन छुपना ये तो कोई बड़ा इंसान ही कर सकता है। मैडम की फैमिली तो मिडिल क्लास है। सर फैमिली की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहने को तो मैडम के फादर का एक छोटा सा बिजनेस है सर, पर कोई नहीं जानता वो क्या करते हैं राका ने अपनी आशंका जताते हुए कहा। अभय राका को देखने लगा। राका ने कहा बॉस इस बार मैं खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है अगर वो बेकसूर नहीं हुई तो अभय ने कहा। बॉस जैसा आप कहें राका ने नजरें नीची करते हुए कहा। हम जाओ अभय ने कहा। राका वहां से चला गया। अगर तुम बेकसूर हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पर नहीं तुम बेकसूर नहीं हो। तुमने जो किया है उसकी सजा बहुत बड़ी है अभय ने खुद से गुस्से में कहा। खिड़की के पास जाकर सिगरेट जलाए और काश भरने लगा। उसने पूरी रात स्टडी रूम में बीता दी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए न तो अभय ने रूही से बात की न रूही ने कुछ कहा। आज इंडिया वापस जाना था। अभय रूही दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों प्लेन में अपनी अपनी सीट में बैठ गए। रूही को अब डर लग रहा था। आते टाइम टू समझ नहीं आया था क्योंकि वो बेहोश थी और उस टाइम उठी थी, पर अब वो पूरे होश हवास में थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी। सीट बेल्ट लगाई पर फिर भी उसे डर लग रहा था। जैसे ही उड़ान भरने को हुई रूही ने अभय का हाथ काश कर पकड़ लिया। अभय ने रूही को देखा जिसने डर से अपनी आंखें बंद रखी थी। रूही को पता ही नहीं चला कब उसके नाखून अभय के हाथ चुभ गए, पर अभय ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन रात हो गई थी पहुंचते हुए। फ्लाइट लैंड हुई। अभय और रूही दोनों आर्यन विला के लिए निकल गए। रूही ने सिंपल सा सूट पहना हुआ था। आर्यन विला में कार आकर रुकी। दोनों बाहर निकले। दोनों एंट्रेंस गेट से अंदर जाने लगे। एक आवाज आई। ज्योति जी आरती की थाल लिए खड़ी थी अरे रुको। दोनों की आरती की। रूही ने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया। माँ ये सब हम पहली बार नहीं आ रहे हैं अभय ने कहा। तू चुप कर खड़ा रह ज्योति जी ने दोनों की नजर उतारी और नौकर को देते हुए कहा ये जाकर जला दो। अब आओ दोनों अंदर ज्योति जी ने कहा। रूही ने सबके पैर छुए आशीर्वाद लिया। नौकर पानी लेकर आया। कैसा था बेटा, सब घूम लिया ज्योति जी ने रूही से पूछा। मम्मा घूमे थोड़ा गए थे, हनीमून पर कोई घूमता ही क्या देवेश तपाक से बोला। उसकी बात सुन रूही आंखें बड़ी बड़ी करके देवेश को देखने लगी, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बोली मैं रूम में फ्रेश होकर आती हूँ, और सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम में चली गई। सब देवेश को घूरने लगे। अरे मैंने क्या गलत कहा, नई नई शादी हुई है, हनीमून पर ही जाते हैं लोग देवेश ने कहा। तू अपना मुंह नहीं बंद कर सकता दिव्या ने कहा। अरे मैंने कौन सा गलत कहा देवेश ने अभय का हाथ ऊपर करते हुए कहा जिसमें रूही के नाखून के निशान थे। उसे ऐसा करते देख सबको शर्म आ गई, पर देवेश वो तो बेशर्मों की तरह बोला जा रहा था। लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल में काम कम पड़ गया है अभय ने देवेश को देखा। बेचारे को अब रियलाइज हुआ उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं बहुत कम है जल्दी से रूम में भाग गया। ये लड़का कब बड़ा होगा पता नहीं कैसे डॉक्टर बन गया राधा जी ने कहा। बेटा खाना रिद्धि जी ने पूछा। माँ हमने खाना खा लिया अभय ने कहा। अभय भी रूम में चला गया। अभय रूम में आया, बेड पर देखा रूही बेड पर सो रही थी। वो वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, बेड के पास आया, उसने रूही झटके से उठा दिया और बेड के नीचे पटक दिया। रूही दर्द से करहती हुई उठी। सामने खड़े अभय को देखा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं, मेरे बेड पर सो। उसके मुंह पर एक तकिया मरते हुए कहा तुम्हारी यही औकात है, और खुद बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सो गया। रूही ने तकिया लिया, वही जमीन पर रख कर लेट गई। जमीन पर मेट बिछा हुआ था तो उसे नीचे बिछने की जरूरत नहीं पड़ी। लेट हुए वो बस यही सोच रही थी क्या किया मैंने ऐसा जिससे ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे ही मेरे साथ उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बस बहुत हुआ, जितना कमजोर होगी उतना ये मुझे कमजोर करेगी। मुझे कमजोर नहीं होना है। अब मैं पता करके रहूंगी क्या वजह है ऐसी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं भी तैयार हूँ, जितना दर्द देना है दे दो, मैं तैयार हूँ। अब ये रूही आपके दर्द का सामना करने को तैयार है रूही ने खुद में एक प्रॉमिस कर लिया खुद से। फिर थोड़ी देर